स्वागत है दोस्तों अपना YouTube चैनल झारखंड उत्कर्ष में। आज एक नया क्षेत्रीय राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। उस राजवंश का नाम है रामगढ़ राजवंश, रामगढ़ राज्य। तो रामगढ़ राज्य वर्तमान समय में झारखंड का एक जिला के रूप में है, लेकिन इससे पहले लगभग 14वीं सदी में एक अपने आप में राज्य का रूप धारण किए हुए था। राज्य का रूप धारण किए हुए था, वह राज्य था रामगढ़। तो आज हम लोग देखेंगे रामगढ़ राज्य के बारे में कि रामगढ़ राज्य के बारे में आपका एग्जामिनर कहां से सवाल बना सकता है और कहां से पूछा जा सकता है, कि रामगढ़ राज्य से किस प्रकार से सवाल बन सकता है। उन तमाम सवालों की बात हम करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रामगढ़ राज्य के संस्थापक कौन थे। अगर हम इनका संस्थापक की बात करें, संस्थापक की अगर बात करें तो संस्थापक थे बाघदेव सिंह। एकदम बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे। संस्थापक कौन थे? बाघदेव सिंह। यह जो स्थापना इन्होंने किए वह 1368 में किए। बाघदेव सिंह, इसकी स्थापना कब हुआ था? अगर स्थापना वर्ष देखें, स्थापना तो 1368 ईस्वी में, 1368 ईस्वी में। तो ये जो 1368 ईस्वी में बाघदेव सिंह के द्वारा रामगढ़ राज्य की स्थापना की गई। अगर शताब्दी की बात करें कि रामगढ़ राज्य किस सदी में अस्तित्व में आया था, तो 14वीं सदी में अस्तित्व में आया था। कौन सी सदी? 14वीं सदी में। अब एक समस्या था कि बाघदेव सिंह का एक बड़ा भाई था सिंहदेव। क्या नाम था? सिंहदेव सिंह। हम यहां बात करते हैं बाघदेव सिंह का बड़ा भाई जो थे वह थे सिंह। ठीक है। ये जो बड़ा भाई थे किनका? बाघदेव सिंह का बड़ा भाई सिंहदेव सिंह थे। और सिंहदेव सिंह जो थे वो नागवंशियों के यहां, नागवंश राजाओं के यहां अपना सेवा देते थे। इन्हीं सिंहदेव सिंह और बाघदेव सिंह, ये दोनों भाई नागवंश राजाओं के सामंत के रूप में काम कर रहे थे। नागवंश राजाओं के सामंत थे। तो यहां हम लिख देते हैं कि बाघदेव सिंह और सिंहदेव सिंह नागवंश राजाओं के सामंत थे। क्या थे मेरे लाल? सामंत थे। क्या थे? सामंत। इस टर्मिनोलॉजी को आप ध्यान देंगे, सामंत। जिस प्रकार से हम लोग पूर्व मध्यकाल में हम लोग देखते हैं, मध्यकालीन इतिहास जब पढ़ते हैं, 3 राजाओं के बारे में दक्षिण भारत का, चेर चोल पांड्य के बारे में हम लोग देखते हैं। और वहां हम लोग देखते हैं और भी जो राष्ट्रकूट वगैरह जो शासन करते हैं, तो उस वक्त जिस प्रकार से राष्ट्रकूट चालुक्यों के सामंत थे, जिस प्रकार से राष्ट्रकूट चालुक्यों के सामंत हुआ करते थे, ठीक उसी प्रकार बाघदेव सिंह और सिंहदेव सिंह नागवंश राजाओं के सामंत थे। सामंत एक प्रकार क्या होता था? ये सामंत जो होता था, राजा द्वारा बड़े जमींदारों व प्रमुख सैनिकों को दिया गया राजनीतिक अधिकार होता था, जिसे सामंत कहते थे।
मतलब राजा जो है कुछ इन लोगों को राजनीतिक अधिकार दे दिया शासन करने के लिए। तो धीरे धीरे इन लोग क्या किया कि धीरे धीरे इन लोगों में क्या हुआ कि नागवंश राजाओं में मतभेद हो गया। क्या हो गया? मतभेद हो गया। सामंत जरूर थे लेकिन धीरे धीरे उनमें नागवंश के राजाओं में और बागदेव सिंह में बनती नहीं थी, मतभेद थी। तो मतभेद होने के कारण हम लोग देखेंगे अब क्या थे कि ये दोनों सामंत तो थे, अब जो है मतभेद होने के कारण किसका? बागदेव सिंह का नागवंशियों से मतभेद थी। बागदेव सिंह का नागवंशियों से मतभेद थी। और ये जो मतभेद होने के कारण क्या हुआ, बनता नहीं था, तो जिसके कारण ये सामंत का फायदा उठाया, इस राजनीतिक सत्ता का ही फायदा उठाया। और धीरे धीरे जब ये मतभेद हो गया तो ये आगे चल करके ये चल बसे हजारीबाग। आप देख पा रहे होंगे कि बड़का गांव क्षेत्र के एक जगह था कर्णपुरा, तो ये कहां आ गए? बड़का गांव के या बड़का गांव में परगना कर्णपुरा क्षेत्र में आ गए। बड़का गांव क्षेत्र में परगना कर्णपुरा क्षेत्र में आ गए। कर्णपुरा क्षेत्र में आ गए, ठीक है। अब जो है मतभेद होने के कारण ये बड़का गांव क्षेत्र के परगना जो था ये कर्णपुरा क्षेत्र में आ गए। अब ये जो कर्णपुरा क्षेत्र में जब आ गए तो जिस प्रकार से सॉरी देखिए, बड़का गांव क्षेत्र में जब जैसे होता ना, जैसे हम लोग आम जीवन में देखते हैं, जब हम लोग ट्रेन की बोगी में चढ़ते हैं, जनरल बोगी हमेशा फुल रहता है, और जब ये आज थोड़ी थोड़ी सर्दी हो गई जिसके कारण ये हो रहा है। खैर देखिए आगे देखते हैं हम लोग। जिस प्रकार से हम बातचीत कर रहे थे कि हम लोग कहीं जाते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं, तो जनरल बोगी देखेंगे कि जनरल जो बोगी होता है पूरा एकदम फुल होता है, एकदम सीट जो पहले व्यक्ति जाता है वह बैठा हुआ रहता है। लेकिन उस फुल बोगी में अगर कोई व्यक्ति जाता हो तो धीरे धीरे क्या होता है कि धीरे धीरे देखिएगा कि वह बैठने की कोशिश करता है एक दूसरे के नजदीक में। जब बैठने का कोशिश करता है और अगर लोग बैठने के लिए देता भी नहीं है तो वह फिर अपना सिद्धांत जारी कर देता है। क्या सिद्धांत देता है कि यह सरकारी धन है, हम बैठ सकते हैं। इस प्रकार की ठीक वही कहानी इस बागदेव सिंह के साथ था। कर्णपुरा क्षेत्र में जाकर के बस गए मतभेद होने के कारण, लेकिन धीरे धीरे आगे चल करके इस कर्णपुरा क्षेत्र को जीत लिया, अधिकार कर लिया। कर्णपुरा पर अधिकार हो गया, किसका? बागदेव सिंह का अधिकार हो गया, ठीक है। बागदेव सिंह का ही कर्णपुरा पर क्या हो गया? अधिकार हो गया। हम बागदेव सिंह यहां नहीं लिख रहे हैं, कर्णपुरा पर अधिकार हो गया आगे चल करके, ठीक है। बागदेव सिंह द्वारा अधिकार कर लिया गया। अब क्या होता है कि जब ये कर्णपुरा पर जब अधिकार कर लिए तो धीरे धीरे इसका हौसला जो होता है बढ़ जाता है, और यही वजह है कि ये धीरे धीरे क्या करते हैं, इस 21 परगनों के स्थानीय शासकों को पराजित करके इस कर्णपुरा को क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। और धीरे धीरे पूरा क्या कर लेता है कि 21 परगनों को भी जीत लेता है, धीरे धीरे, और 21 परगनों को भी जीत लेता है, ठीक है।
कर्णपुरा पर वहां जो स्थानीय शासक हुआ करते थे उन शासकों को हरा करके कर्णपुरा पर अधिकार किया बागदेव सिंह। अब क्या होता है, बागदेव सिंह ये कर्णपुरा पर अधिकार करने के बाद धीरे धीरे उनका हौसला बढ़ता चला गया और 21 परगनों को भी जीत लेता है, उस पर अधिकार कर लेता है। और इस प्रकार से इस सारे इन क्षेत्रों को मिला करके रामगढ़ राज्य का निर्माण करता है बागदेव सिंह। समझ पा रहे हैं कि बागदेव सिंह किस प्रकार से रामगढ़ राज्य का निर्माण करता है। तो आप देखेंगे कि कर्णपुरा पर जीता, फिर 21 परगनों को जीता और इन तमाम क्षेत्रों को मिलाकर के ये एक रामगढ़ राज्य की नींव रखते हैं। कब रखते हैं? 1368 ईस्वी में। कौन सी सदी में? तो 14वीं सदी में। तो उम्मीद करते हैं कि आप यहां तक समझ गए होंगे। ठीक है, रामगढ़ राज्य की स्थापना कर लिए 21 परगनों को जीत करके। अब हम लोग देखेंगे, यहां से सवाल आएगा भाई, आपका सवाल आएगा कि कर्णपुरा पर अधिकार किसने की थी? तो बागदेव सिंह ने की थी। 21 परगनों को मिलाकर के राज्य का निर्माण किसने किया था? तो बागदेव सिंह ने किया था। तो इस प्रकार से सवाल बन सकता है। अब धीरे धीरे इनके जो महत्वपूर्ण देखेंगे, एक आता है दलेल सिंह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। महत्वपूर्ण शासक हम लोग एक देखते हैं, एक छोटी सी महत्वपूर्ण शासक के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि रामगढ़ राज्य के जो महत्वपूर्ण शासक हुए उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। हम यहां से महत्वपूर्ण शासक को लिखते हैं। महत्वपूर्ण शासक, महत्वपूर्ण शासक या राजा। ठीक है, महत्वपूर्ण शासक या राजा किस राज्य के? रामगढ़ राज्य के। आप यहां समझेंगे कि महत्वपूर्ण शासक कौन कौन थे। तो अगर हम देखें इस महत्वपूर्ण शासक में, एक तो सीधा सीधी बागदेव सिंह, जो आप जिनके बारे में अभी पढ़े हम लोग, बागदेव सिंह। और जब जैसे ही स्थापना करते हैं तो ये अपनी राजधानी सीसिया को बनाते हैं। कहां बनाते हैं? सीसिया को। तो ये जो राजधानी इनकी थी, पहली राजधानी, रामगढ़ राज्य की पहली राजधानी, यहां लिख दे रहे हैं, पहली राजधानी सीसिया थी। किसकी बनाई? सीसिया को। पहली राजधानी सीसिया थी। ठीक है, तो बागदेव सिंह ने राजधानी जो बनाया उस सीसिया को बनाया। किसको बनाया? सीसिया को। और बागदेव सिंह ही ने इस सीसिया, ये जो है बागदेव सिंह के शासन काल में, अपने समय काल में 2 राजधानियां परिवर्तन किया। 2 राजधानी बनाई। एक राजधानी थी सीसिया और दूसरी राजधानी थी उर्दा। तो इन्होंने अपने शासन काल में 2 राजधानी परिवर्तन किए थे। एक तो सीसिया, ठीक है, और दूसरा जो था उर्दा था। क्या था? उर्दा। ठीक है, तो ये जो आप देख पा रहे हैं सीसिया और उर्दा, बागदेव सिंह के बारे में। अब हम लोग एक आते हैं इसके प्रमुख शासक रामगढ़ राज्य में। एक थे हेमंत सिंह। कौन थे? हेमंत सिंह। हेमंत सिंह। ये हेमंत सिंह अपनी राजधानी जो बनाते हैं बादम को बनाते हैं। हेमंत सिंह किसको बनाते हैं? बादम को। अपनी राजधानी बादम को बनाते हैं। ठीक है, बादम को। हेमंत सिंह जो राजधानी बनाते हैं वो किसको बनाते हैं? बादम को। अगर इनका पीरियड देखा जाए तो 1604 से 1661 ईस्वी तक था इनका शासन का। अगर इनका पीरियड हम देखें 1604 से 1661 ईस्वी तक इसका शासन काल रहा था। इस प्रकार 1604-1661 तक रामगढ़ राज्य में ये शासन किए। हेमंत सिंह के बाद अगर देखें अगला जो शासक दलेल सिंह। दलेल सिंह। अब यहां एक बात हम लिखते हैं, दलेल सिंह को, दलेल सिंह, हम दलेल सिंह के बारे में थोड़ी जानकारी हम यहां देते हैं। दलेल सिंह, ठीक है, ये जो दलेल सिंह है, दलेल सिंह जो अपनी राजधानी बनाई थी वह रामगढ़ को बनाया था। किसने? रामगढ़ को। ये अपनी राजधानी जो बनाया रामगढ़ को बनाया था। रामगढ़।
अब थोड़ा हम इस दलेल सिंह के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं कि ये दलेल सिंह अपनी राजधानी जो बनाई थी, कहां बनाई थी भाई? रामगढ़। कहां? रामगढ़। किसको बनाई थी? रामगढ़ को। अब थोड़ा हम इस दलेल सिंह के बारे में पढ़ते हैं, इधर हम थोड़ा सा साफ करते हैं इसे। अब हम बात करते हैं दलेल सिंह। पहला पॉइंट हम लोग इस बात को देखेंगे कि दलेल सिंह अगर इनका शासन काल देखें तो 1667 से लेकर के 1724 ईस्वी तक शासन काल था। 1667 से 1724 इनका शासन काल था, 1724 ईस्वी तक। तो 1667 से 1724 तक शासन काल था। रामगढ़ इनकी राजधानी बनाई है इन्होंने। 1670 में रामगढ़ को राजधानी बनाया था। अब जो राजधानी जो बनाया था ये रामगढ़ को 1670 में, यहां लिख देते हैं हम 1670 में, यहां स्पेस कम है मेरे दोस्त, हम इसे यहां से बढ़ा करके लिखते हैं, ठीक है। दलेल सिंह के बारे में हम यहां से डायग्राम बना रहे हैं। 1670 में रामगढ़ को राजधानी बनाया था। रामगढ़ को राजधानी बनाया। एक बात ये हुआ दलेल सिंह। अब दलेल सिंह ने, अब क्या होता है कि दलेल सिंह के शासन काल में ही सबसे बहुत तीव्र गति से सर्वाधिक उत्कर्ष रामगढ़ राज्य का हुआ था। दलेल सिंह के शासन काल में ही सर्वाधिक उत्कर्ष हुआ। यहां लिख देते हैं दलेल सिंह के शासन काल में ही सर्वाधिक उत्कर्ष हुआ था। उत्कर्ष का मतलब चरमोत्कर्ष पर। उस वक्त राज्य जो थी बहुत ही चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी। किनके शासनकाल में? दलेल सिंह के शासनकाल में। अब समस्या यह थी कि दलेल सिंह के समय में क्या हुआ कि 1718 ईस्वी में 6 एक राज्य था। 6, ठीक है, 6 नहीं 6। अब एक हम यहां लिखते हैं, इसी के शासनकाल में 6 राज्य के शासक, 6 राज्य है, ठीक है, 6 नहीं 6 राज्य। 6 राज्य के जो राजा हुए, 6 राज्य के शासक या राजा, 6 राज्य के जो शासक हुए थे वो थे मगर सिंह। कौन थे? मगर सिंह। 6 राज्य के शासक मगर सिंह की हत्या कर, मगर सिंह की हत्या कर कई क्षेत्रों को जीत लिया मतलब रामगढ़ राज्य में मिला लिया। 6 राज्य के शासक उस वक्त कौन थे? मगर सिंह। तो इस मगर सिंह को याद रखिएगा कि यह मगर सिंह की हत्या करवा दिया। कौन? दलेल सिंह। तो दलेल सिंह के शासनकाल में, अर्थात दलेल सिंह ने ही 6 राज्य के राजा मगर सिंह की हत्या करके उन क्षेत्रों पर आधिपत्य कर लिया, अपने साम्राज्य में, अपने राज्य में मिला लिया। लेकिन 1724 में इस मगर सिंह का एक पुत्र था रणभस्त। 1724 में रणभस्त ने, यहीं लिखते हैं, 1724 में रणभस्त कौन थे? मगर सिंह का पुत्र। मगर सिंह का पुत्र 1724 में रणभस्त ने दलेल सिंह को पराजित कर दिया। दलेल सिंह को पराजित कर अपना क्षेत्र वापस ले लिया, ठीक है। मतलब रणभस्त साहब जो थे, मगर सिंह का जो बेटा था रणभस्त, वह क्या किया कि दलेल सिंह को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और जो मगर सिंह का जो एरिया का जो जीता गया था, उन जीते हुए क्षेत्र को पुनः रणभस्त अपने क्षेत्र में ले आया। अपना ही क्षेत्र, अपने
दलेल सिंह से छुड़ा करके ले आया। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे थे कि दलेल सिंह के बारे में पहली बात, दूसरी बात यहां देखेंगे। पहली बात की अपनी राजधानी रामगढ़ किसको बनाई थी? रामगढ़ को। किसको बनाई थी? रामगढ़ को। कौन बनाया था भाई रामगढ़ को राजधानी? राजधानी बनाया था। कब बनाया था? 1670 में। दलेल सिंह के बारे में आप इतना जरूर याद रखेंगे। अब दलेल सिंह के बाद जो अन्य जो महत्वपूर्ण शासक हुए, पहले इसे नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम साफ करते हैं बोर्ड। नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण शासक के बारे में। सामंत समझ पा रहे थे? सामंत की बात जो आगे कर रहे थे। सामंत उस व्यक्ति को कहा जाता था, सामंत उस व्यक्ति को कहा जाता था जिसे राजा द्वारा बड़े जमींदारों व कुछ प्रमुख सैनिकों को राजनीतिक अधिकार प्रदान करता था। उसी व्यक्ति को जमींदार कहा जाता था, उसे ही जमींदार कहा जाता था। इसका मतलब यह हुआ कि राजा द्वारा प्रदत्त की गई राजनीतिक अधिकार, सिंपल सी अगर बात करें, राजा द्वारा प्रदत्त की गई राजनीतिक अधिकार, और राजा भी बहुत तेज था कि राजनीतिक अधिकार किसको दिया जाता था? जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, जो सैनिकों का प्रमुख होते थे, उन व्यक्तियों को दिया जाता था राजनीतिक अधिकार। क्यों? क्योंकि राजा की क्या करता था? सुरक्षा में वो मदद करता था, इसलिए उन्हें राजा राजनीतिक अधिकार दिया जाता था। उसे ही हम लोग सामंत कहते हैं। आप लोग एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में सामंत के बारे में बहुत अच्छा से परिभाषित किया गया है। खैर, यहां देखिए दलेल सिंह। अब आगे आते हैं नेक्स्ट, हम जो अगला शासक जो हम लोग देखते हैं दलेल सिंह। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रमुख शासक में तेज सिंह के बारे में। किनके बारे में? तेज सिंह के बारे में। तेज सिंह के बारे में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जो प्रमुख शासक थे, यहां हम लिखते हैं अगला, इनके बाद दलेल सिंह के बाद आगे हम लोग देखते हैं तेज सिंह, ठीक है। ज्यादा को खास उतना ये इनका नहीं था, शासन सत्ता नहीं था, लेकिन फिर भी तेज सिंह जो थे, तेज सिंह अपना राजधानी जो बनाया था वह इचाक को बनाया था। किसको बनाया था? इचाक को। अपनी राजधानी इचाक को बनाया था, ठीक है। ये राजधानी थी। ये जो हम बगल में जो शहर में लिख रहे हैं वो राजधानी थी, ठीक है। दलेल सिंह रामगढ़, यहां रामगढ़ लिख दे रहे हैं फ्रेश एक ठो, ठीक है। दलेल सिंह राजधानी बनाया रामगढ़, हेमंत सिंह बादम को बनाया, बागदेव सिंह सीसिया और उर्दा को बनाया। जबकि तेज सिंह जब सत्ता पर आया तो इचाक को अपनी राजधानी बनाया। ठीक उसी प्रकार तेज सिंह के बाद एक जो और महत्वपूर्ण, एक अन्य महत्वपूर्ण शासक है, वह था ब्रह्मदेव नारायण सिंह। क्या नाम था उसका? ब्रह्मदेव नारायण सिंह। ब्रह्मदेव नारायण सिंह, ब्रह्मदेव नारायण सिंह। ब्रह्मदेव नारायण सिंह जो राजधानी बनाया वह बनाया था किसको? तो भाई पद्मा को, ठीक है। अंतिम राजधानी रामगढ़ राज्य की, रामगढ़ राज्य के राजाओं की अंतिम राजधानी पद्मा थी। तो ये जो पद्मा था ये अंतिम राजधानी थी रामगढ़ राज्य की, अंतिम राजधानी। समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार से हम लोग देखे, महत्वपूर्ण शासक देख लिए कि इस प्रकार से हम लोग रामगढ़ राज्य के बारे में हम लोग देखे। पहली राजधानी कहां थी? सीसिया। अंतिम राजधानी कहां थी? पद्मा। और हम लोग देख लिए कि बागदेव सिंह सीसिया के भी संस्थापक थे। इसका मतलब राजधानी को संस्थापक यही थे, सीसिया के। उर्दा, हेमंत सिंह बादम। एक सवाल आता है क्रम से राजधानी, तो क्रम से जो हम यहां लिखे हैं वही इसका क्रम है, ठीक है। सीसिया, उर्दा, बादम, रामगढ़, इचाक, पद्मा, ठीक है। अगर हम लोग देखें सीसी, उबरा, इचाक और पद्मा में, सीसी, उबरा, इचाक और पद्मा में, इसको ट्रिक याद रखिएगा। एक ट्रिक हम दे रहे हैं इसको याद रखने के लिए, क्रम से सीसी, उबरा, इचाक और पद्मा में, इचाक और पद्मा में, ठीक है। तो ये ट्रिक है। सीसी से सीसिया हो जाएगा, उसे हो जाएगा आपका उर्दा, ठीक है, उसे हो जाएगा उर्दा,
बा से हो जाएगा बादाम, बादम, और रा से हो जाएगा रामगढ़। ठीक है, उबरा मतलब उर्दा, उर्दा, बादम, रामगढ़, सीसिया, सीसिया, उर्दा, बादम, रामगढ़, इचाक और पद्मा में साइलेंट है। तो सीसी, उबरा, इचाक और पद्मा में ये क्रम से, ये ट्रिक जो है ये क्रम से राजधानी बनी थी। पहली राजधानी ये बनी सीसिया, दूसरी राजधानी ये बनी उर्दा, तीसरी राजधानी बादम बनी, चौथी राजधानी रामगढ़ बनी, पांचवी राजधानी इचाक बनी और छठी राजधानी पद्मा बनी। मतलब पहली राजधानी रामगढ़ राज्य की सीसिया, जबकि अंतिम राजधानी पद्मा। क्लियर है आप लोग? वेरी गुड। ये देखिए पहली राजधानी हम लिख दे रहे हैं पहली, और यहां लिख दे रहे हैं अंतिम। इसे आप कोड कर लेंगे अच्छी तरह से, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। चलिए, रामगढ़ राज्य से इतना, रामगढ़ राज्य से अब इतना सवाल पूछा जा सकता है। अब जो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, हम लोग जो अगला जो देखेंगे, अगला हम लोग इस प्रकार से बातचीत करेंगे। आपका जो एग्जामिनर होगा वो रामगढ़ को कहीं ना कहीं, रामगढ़ को कहीं ना कहीं अगर देगा तो पीसीएस के आधार पर दे सकता है। ठीक है, छोड़िए, आइए हम लोग देखते हैं आज। अब हम लोग खड़गडिहा राज्य की बात करते हैं। नेक्स्ट जो बात करेंगे खड़गडिहा राज्य, कौन सी बात करेंगे? खड़गडिहा राज्य, खड़गडिहा राज्य। ये जो खड़गडिहा अभी भी मौजूद है गिरिडीह जिला में, अभी भी ये मौजूद है खड़गडिहा नाम से। ठीक है, ये खड़गडिहा हम लोग देखेंगे खड़गडिहा राज्य से है। अगर खड़गडिहा राज्य की अगर स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना जो है, इसकी स्थापना किस सदी में हुई थी? तो अगर हम बात करें 15वीं सदी में। स्थापना कब हुई? 15वीं सदी में। ठीक है, 15वीं सदी में। अब अगर इनके संस्थापक की बात करें, संस्थापक, इनके संस्थापक कौन थे? तो अगर हम संस्थापक की बात करें तो इनके संस्थापक हंसराज देव थे। कौन थे? हंसराज देव। संस्थापक अगर हम बात करें हंसराज देव। ठीक है, अब ये हंसराज देव के बारे में थोड़ी हम जानकारी दें। कुछ जानकारी इनके बारे में, हंसराज देव के बारे में लोग देखें तो हंसराज देव जो थे वो दक्षिण भारत के निवासी थे। हंसराज देव, पहली बात तो ये दक्षिण भारत के निवासी थे, अर्थात ये दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर आए थे। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर आए थे, बात यही है, दक्षिण भारत से आए थे ये। और दूसरा ये हंसराज की अगर दूसरी हम बात करें तो ये हंसराज साहब उत्तरी बिहार में आकर के ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मणों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। ये क्या किए? उत्तरी बिहार के ब्राह्मणों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। वैवाहिक संबंध स्थापित किया। क्लियर है आप लोग? उत्तरी बिहार के ब्राह्मण से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। अगर ये उत्तरी बिहार की जगह हम उत्तरी भारत अगर कह दें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिहार हमारा उत्तरी भारत में मौजूद है, इसलिए हम उत्तरी भारत के ब्राह्मणों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया, या कह सकते हैं उत्तरी बिहार के ब्राह्मणों, क्योंकि वह बिहार के ही ब्राह्मण थे, इसलिए हम लोग उत्तरी भारत कह सकते हैं। अब दक्षिण भारत के निवासी थे। तीसरा जो हंसराज के बारे में हम लोग बात करते हैं, ये हंसराज जो थे, हंसराज देव के बारे में हम तीसरा अगर बात करें, ये तीसरा अगर मैटर देखें तो बंदावत जाति के शासक को पराजित किया। ठीक है, बंदावत, इसे याद रखेंगे, बंदावत जाति, बंदावत या कहीं बंदखत लिखता है, बंदखत कहीं लिखता है, कोई बुक लिखते हैं बंदखत,
और कोई राइटर बंदावत, कोई राइटर बंदखत, तो दोनों एक ही चीज है। इसे याद रखिएगा कि बंदावत जाति के शासक को, बंदावत जाति के शासक को पराजित कर हजारीबाग पर अधिकार कर लिया। किस पर? हजारीबाग हजारीबाग पर अधिकार कर लिया है। हजारीबाग पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो बंदावत बंदखत जाति के शासक को पराजित कर हजारीबाग को क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि हंसराज देव ये तीन बहुत बड़े, ये दो काम किए थे उनके बारे में। अगर इनका विस्तार देखा जाए खड़गडिहा राज्य का, तो ये जो खड़गडिहा राज्य जो फैला हुआ था आज के वर्तमान समय का गिरिडीह जिला क्षेत्र तक विस्तार था। इसका जो अगर क्षेत्र विस्तार की बात करें, क्षेत्र विस्तार की अगर बात करें, यहां लिख देते हैं क्षेत्र विस्तार, अगर इसका विस्तार बात करें हम, तो गिरिडीह जिला क्षेत्र, गिरिडीह जिला क्षेत्र तक ये खड़गडिहा राज्य विस्तारित था उस समय खड़गडिहा राज्य के बारे में। और इनके बारे में एक हंसराज देव के बारे में अन्य भी कुछ शासक थे, उन शासक को देख लेते हैं। शिवनाथ सिंह थे और गिरिवर नारायण सिंह थे। ठीक है, देव गिरिवर नारायण जी थे, एक थे शिवनाथ सिंह। अगर अन्य राजा की बात करें तो इसमें जो थे अन्य राजा में अगर देखें तो शिवनाथ सिंह भी थे मौजूद। और अन्य दूसरे राजा में अगर हम देखें और भी राजा क्या थे? गिरिवर नारायण। कौन थे? गिरिवर नारायण देव। ठीक है, गिरिवर नारायण देव ये जो थे, ये अन्य और भी राजा थे, लेकिन इसे याद रखिएगा कि खड़गडिहा राज्य में ये बातें इतना ही बातचीत होती है। स्थापना 15वीं सदी में हंसराज देव खड़गडिहा राज्य की स्थापना करते हैं। और अंतिम एक बात, एक आपका है पंचायत राज्य। एक आपका कितना? पंचायत राज्य। ठीक है, पंचायत राज्य के बारे में लोग देखेंगे। पंचायत राज्य के बारे में आखिरी जो हम पढ़ेंगे आज वो है पंचायत राज्य। पंचायत राज, इसके बारे में सबसे बड़ी बात हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग देख रहे थे कि जब मानभूम का मानवंश पढ़ रहे थे तो वहां का जो जमींदार था, एक जनजाति थी, जनजाति, वह जाति कहां किस योर मूव कर गई थी? पंचायत राज की तरफ। तो ये जो पंचायत राज थी, मानभूम का सबसे बड़ा राज्य था, मानभूम क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली राज्य। मानभूम क्षेत्र का सबसे पहला पॉइंट तो ये सबसे शक्तिशाली राज्य, सबसे शक्तिशाली राज्य, शक्तिशाली आप पढ़ लेंगे। मानभूम क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली राज्य था कौन? पंचायत राज। पहला पॉइंट ये, पहले। दूसरा, अब यहां एक स्टोरी क्या है कि यहां इनका पंचायत राज का एक छोटा सा स्टोरी है। इनका संबंध माना जाता है, पंचायत राज का जो स्थापना करते हैं तो ये माना जाता है स्थापना का संबंध, इस पंचायत राज का स्थापना का संबंध काशी, ठीक है, कहां से? काशीपुर के राजा, संबंध काशीपुर के राजा अनित लाल, काशीपुर के राजा अनित लाल से है, अनित लाल से। ठीक है, मतलब पंचायत राज की स्थापना का संबंध माना जाता है कि अनित लाल से। ऐसा कहा जाता है कि अनित लाल
जा रहे थे अपनी रानी के साथ तीर्थ यात्रा करने के लिए। वह जो तीर्थ यात्रा था वो ठाकुर द्वार, हम लोग आज के समय में जो ठाकुर द्वारा बोलते हैं, तो ये ठाकुर द्वारा उस वक्त ठाकुर द्वारा बोलते हैं, अर्थात जगन्नाथपुरी। क्या बोलते हैं? जगन्नाथपुरी। ठाकुर द्वारा, जगन्नाथपुरी को हम लोग ठाकुर द्वारा बोलते हैं। तो वो ठाकुर द्वारा जा रहे थे, जगन्नाथपुरी वो जा रहे थे तीर्थ स्थल करने के लिए, अपने रानी के साथ जा रहे थे। तो ये ठाकुर द्वार जब जा रहे थे, ठाकुर द्वारा, जब ये ठाकुर द्वारा अर्थात जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी जब ये जा रहे थे, तो उसी बीच में एक क्षेत्र पड़ता है, एक अरुण वन पड़ता है, जंगल पड़ता है। तो ठाकुर द्वारा जाने के क्रम में, ठाकुर द्वारा जाने के क्रम में एक बनता है, एक जगह है अरुण वन। इसी अरुण वन में एक बच्चा का जन्म देती है उसकी रानी। अरुण वन में एक बच्चा का जन्म देती है। अरुण वन आज के समय में पंचेत, अरुण वन अभी के समय में हम लोग बोलते हैं पंचेत। तो अरुण वन में जाकर के एक बच्चा जन्म लेता है एक बालक के रूप में, और वहां से क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कि वह उस बच्चा को छोड़कर चली जाती है दोनों। तो उसका जो लालन पालन होता है, उनका जो लालन पालन होता है वो कपिला गाय द्वारा होता है, एक कपिला गाय द्वारा होता है लालन पालन। तो अरुणा वन में क्या होता है? बच्चा का जन्म होता है अरुणा वन में, बच्चे का जन्म, ठीक है। अब बच्चे का जो जन्म होता है तो इसका जो लालन पालन करता है, इसका, इस व्यक्ति का जो लालन पालन होता है वो कौन करता है? लालन पालन, ठीक है। लालन पालन कौन करता है इसका? तो लालन पालन जो करता है वह कपिला गाय द्वारा होता है। कौन सा? कपिला गाय। इसे याद रखेंगे, कपिला गाय द्वारा। तो जब ये लालन पालन होता है कपिला गाय के द्वारा, जब बच्चा बड़ा होता है तब यह माना जाता है कि पंचेत राज्य का पहला शासक बनता है यही बच्चा। लेकिन इस बच्चा, इतिहासकार इसे क्लियर नहीं कर पाए कि वह बच्चा का नाम क्या था। इसलिए ऐसा माना जाता है कि यही बच्चा आगे चल करके बड़ा होकर के पंचेत राज्य का प्रथम शासक बनता है। तो ये जो बच्चा है, हम यहां लिख देते हैं, इस बच्चे ने प्रथम शासक बनता है, प्रथम शासक बना, प्रथम शासक बनता है। कौन बनता है? ये बच्चा। कब? बड़ा होकर के। जब प्रथम शासक बनता है तो अपने राज्य का जो राजकीय चिन्ह जो रखता है, वो राजकीय चिन्ह रखता है कपिला गाय की पूंछ। ये राज्य की राजकीय चिन्ह, राज चिन्ह जो था, राज्य चिन्ह वह था गाय की पूंछ, कपिला गाय की पूंछ थी, कपिला गाय की पूंछ। क्या थी? पूंछ, कपिला गाय की पूंछ, ठीक है। पूंछ को रखा गया था। तो राजचिन्ह जो इनका था वो कहीं ना कहीं कपिला गाय की पूंछ या चंवर, ठीक है। ये दोनों चीज इसे याद रखेंगे कि पंचेत राज का राजकीय चिन्ह क्या था? तो पूंछ या चंवर, ठीक है। अब प्रथम शासक ये बन गए, प्रथम शासक बन गए। इसीलिए बोला जाता है कि इन राजाओं को, जितने भी पंचेत राज्य के राजा हुए, गौमुखी राजा कहा गया। जितने भी राजा बनते हैं पंचेत राज्य के, उन तमाम राजाओं को, उन तमाम शासकों को गौमुखी राजा कहा गया। इसलिए जो प्रथम शासक बनता है तो इसे भी गौमुखी राजा ही कहा गया, गोमुखी राजा कहा गया, ठीक है। ये गोमुखी राजा समझ में आया? गोमुखी राजा क्यों कहा गया? क्योंकि ये प्रथम शासक बनता है। क्यों बनता है भाई? तो कपिला गाय, इसका लालन पालन जो होता है कपिला गाय के द्वारा ही होता है। इसीलिए जो शासक बनते हैं पंचेत राज्य में, उन तमाम राजाओं को बोलते हैं गोमुखी राजा। क्या बोलते हैं? गोमुखी राजा। तो इसका मतलब जो पहला शासक भी जो बच्चा बड़ा होकर के बना, उनको भी बोला जाता है गोमुखी राजा। तो इस प्रकार से हमारा पंचेत राज्य से इतना ही इसके बारे में जानकारी हमें इतिहास देती है। अब हम लोग जो नेक्स्ट जो बातचीत करेंगे आगे का, एक दो
क्षत्रिय राजवंश बचे हैं, एक दो राजवंश, अगले क्लास में उसे समाप्त कर देंगे। और उम्मीद है कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोगों को अच्छा लगता होगा। और अगर अच्छा लगता है जरूर आप कमेंट करके मुझे बताएं, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे एक आत्मविश्वास बना रहे। धन्यवाद।